पिछले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश की बात कर रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को ठट्टा में होने के बाद तुरंत बाद इसने अपना राजाभिषेक वहीं करवा लिया ताकि राज अंतराल को रोका जा सके। इसके बाद इसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण दौलताबाद से दिल्ली पुनः किया और दिल्ली में अपना दूसरा राजाभिषेक अगस्त 1351 में किया। बगदाद के खलीफा ने इसे कासिम उल मोममीन की उपाधि दी थी। इसके किए गए कार्यों की सूची बहुत लंबी है। आइए एक एक करके उन सब पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कुछ कार्य ऐसे थे जिसको यह करने वाला पहला सुल्तान था। जैसे लोगों को रोजगार देने के लिए इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की। सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाता था इस रोजगार दफ्तर के माध्यम से। इसके समय में दासों की संख्या अत्यधिक हो गई थी। लगभग 1,80,000 दास थे इसके शासनकाल में। दासों को फारसी में बंदगां कहा जाता था और उनको सैनिकों की सेवा करने के लिए खरीदा जाता था। इसके समय में सबसे ज्यादा दास थे सल्तनत काल के सभी सुल्तानों पर नजर डालें तो। इसलिए उनकी सेवा के लिए इसने दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसका सबसे बेहतरीन कार्य था अनाथ मुस्लिम स्त्रियों विधवाओं की सेवा करने के लिए दीवाने खैरात की स्थापना। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त जरूरतमंद गरीब स्त्रियों का विवाह राज्य के खर्च पर किए जाने का निर्देश इसने दिया था। जगह जगह इसने लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनकी स्वास्थ्य को ठीक करने के उद्देश्य से जगह जगह पर इसने दारुल शफा नामक अस्पताल की स्थापना करवाई, जिसमें उच्च कोटि के हकीम रखे जाते थे। यह पहला सुल्तान था जिसने राज्य के खर्च पर लोगों को हज भेजा। इस प्रकार हज यात्रा के खर्च का वहन राज्य करती थी। इसने इस प्रकार की व्यवस्था की। यह धार्मिक लोगों और संतों को जमीनें दान में दिया करता था और अत्यधिक संपत्तियां दान में दिया करता था। साहित्य के क्षेत्र की अगर बात करें, साहित्य के क्षेत्र में इसके किए गए कार्यों की अगर हम लोग बात करते हैं, इसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज को अपना संरक्षण प्रदान किया था। इसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फतुहात है फिरोज शाही की रचना की थी। इसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की। ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए 13,000 ग्रंथों में से कुछ का इसके दरबारी अपाउद्दीन ने दलायते फिरोज शाही के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। कृषि के क्षेत्र में भी इसने बहुत प्रयास किया। सबसे पहले तो अभी तक एक व्यवस्था के तहत लिए जाने वाले लगभग 24 करों को इसने समाप्त कर दिया। सिर्फ लगभग अगर देखा जाए तो 5 कर इसने रखे उश्र, खराज, जकात और जजिया। एक नवीन कर इसने लगाया, हक ए शर्ब। यह एक सिंचाई कर हुआ करता था।
खराज, जकात, जजिया, उश्र और हक ए शर्ब। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला यह पहला मुसलमान शासक था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। ये पहली नहर थी यमुना से फिरोजाबाद। दूसरी नहर थी यमुना से हिसार। यमुना नदी से हिसार तक जाती थी। तीसरी नहर सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक जाया करती पहुंचती थी। चौथी घाघरा से फिरोजाबाद। और पांचवी सतलज और घाघरा नदियों के मध्य थे। हक ए शर्ब, जो इन सरकारी नहरों से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे, उन पर उनकी उपज का 10% भाग कर के रूप में आरोपित किया जाता था। वो सिंचाई कर के रूप में जिसे हक ए शर्ब कहा करते थे। वो 5 नहर यही हुआ करते थे। स्थापत्य के लिए भी इसको जाना जाता है। लोक निर्माण विभाग का निर्माण करने वाला यह पहला सुल्तान था। इसका राजकीय वास्तुकार मलिक गाजी शाहना था। किसी भी निर्माण कार्य के संदर्भ में मलिक गाजी शाहना प्रस्ताव पेश करता था, जिसमें बजट हुआ करते थे, और उसके प्रस्ताव के बाद ही दीवाने विजारत या विजारत से धन विजारत, उसके प्रस्ताव के बाद ही विजारत काम शुरू करने की अनुमति दिया करता था। विजारत उस समय का मंत्री परिषद हुआ करता था, जो सुल्तान की सहायता के लिए तत्पर रहता था। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे जब हम लोग सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल फिरोज शाह तुगलक के स्थापत्य के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों की बात अगर करें तो इसने 300 नए नगरों की स्थापना की करवाई थी, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फैजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर प्रमुख थे। अपने भाई जौना खां की याद में इसने जौनपुर नगर बसाया था। इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था। बंगाल विजय से जब यह वापस लौट रहा था तो इकदला को इसने आजादपुर का नाम दिया और पांडुआ को फिरोजाबाद कहा। ज्ञातव्य हो कि चंदावर का जो युद्ध लड़ा गया था 1194 में, गौरी
और जयचंद के बीच में वो चंदावर नामक जगह यमुना नदी के तट पर इसी पांडुआ में स्थित था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नाम दिया। इसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किया था। प्रथम अंबाला के टोपरा गांव में स्थित अशोक का एक स्तंभ था, जिसको टोपरा दिल्ली स्तंभ भी कहा जाता है। दूसरा मेरठ से दिल्ली लाया, जिसको दिल्ली मेरठ स्तंभ भी कहते हैं। हमने पहले ही बता दिया है कि इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उसे 4 मंजिल तक इल्तुतमिश ने बनवाया था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण इसकी 4थी मंजिल बहुत ज्यादा समाप्त हो गई थी, या इसकी 4थी मंजिल को नुकसान पहुंचा था। इस फिरोज शाह तुगलक ने उस 4थी मंजिल की जगह ये 4थी मंजिल नष्ट हो गया था, इसकी जगह पर इसने एक और 2 मंजिल बनवा दी। इस प्रकार वर्तमान में कुतुब मीनार एक 5 मंजिला इमारत है। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण के सिक्के चलाए। जिनको अद्धा व विख कहा जाता था। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इसका पुत्र नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। वह उतना प्रभावशाली शासक सिद्ध नहीं हो पाया। इसकी मृत्यु आइए देखते हैं 1388 में हो गई। मृत्यु के बाद इसका पुत्र नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा। अब यहां से इसका दरबार, फिर तुगलक साम्राज्य का जो मुख्य दरबार था, वो राजनीति का अखाड़ा बन गया। पंजाब का शासक सूबेदार, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसने फिरोज शाह तुगलक के दूसरे पुत्र नुसरत शाह को भड़काना शुरू कर दिया। परिणाम यह निकला कि इस नुसरत शाह ने इस खिजन खां की बातों में आकर अपने भाई नासिरुद्दीन महमूद को चुनौती दी और तुगलक साम्राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया। नासिरुद्दीन महमूद का मुख्यालय दिल्ली था। इसने फिरोजाबाद को, नुसरत शाह ने फिरोजाबाद को अपना मुख्यालय बनाया।
इसी बीच तैमूर सेनापति मंगोल सेनापति तैमूर लंग के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और इसके क्षेत्र को दिल्ली से नासिरुद्दीन महमूद पर आक्रमण किया और इसके क्षेत्र को दिल्ली से पालम तक सीमित कर दिया। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि किस सुल्तान के का राज्य क्षेत्र दिल्ली से पालम तक सीमित था, तो वो नासिरुद्दीन महमूद था। (1412) में नासिरुद्दीन महमूद, चूंकि साम्राज्य तो का आकार तो छोटा हो ही गया था, दिल्ली से पालम तक मात्र इसका शासन क्षेत्र रह गया था। 1412 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। इस बीच पंजाब का जो सूबेदार खिजन खां था, वह तैमूर लंग के संपर्क में ज्यादा आया, जिसने इस खिजन खां को पंजाब के अतिरिक्त लाहौर, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर की सूबेदारी दे दी और अपना सेनापति बना लिया। 1412 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो अमीरों ने दौलत खां को गद्दी पर बैठाया। लेकिन इस दौलत खां को खिजन खां ने मार दिया और दिल्ली की गद्दी पर एक नए राजवंश की स्थापना की, सैयद वंश, जिसने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। 1414 से 1451 तक, लगभग 37 वर्षों तक इसने 1414 के बाद शासन किया, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।